क्या चीज़ है? थर्मामीटर। ये दो किस्म का होता है, एक है ये क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर, और ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर, और ये है डिजिटल थर्मोमीटर। इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों बोलते हैं? वो गलत हो सकता है डिजिटल, लेकिन ये नहीं हो सकता। नहीं, वो तो है, लेकिन इसको क्लिनिकल क्यों बोलते हैं? क्लीन करना पड़ता है क्योंकि ये आदमी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको क्लिनिकल बोलते हैं। और भी कई थर्मोमीटर्स हैं जो कि हवा का टेम्परेचर नापा जाता है, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं बोलते। क्लिनिकल का मतलब जो इंसान का काम में आता है। तो ह्यूमन बीइंग का अगर इफ यू आर रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स देन इट इज कॉल्ड क्लिनिकल। और ये डिजिटल है क्योंकि इसमें क्या चीज़ है जो इसमें जो टीप में जो है ये मरकरी है, और यहाँ जो एक स्पेस दिया गया है, तो क्या होता है जब आप इसको निकाल लेते हैं टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के बाद, तो ये मरकरी जो है वो नीचे चला आता है, लेकिन यहाँ से ऊपर जो कलम है ये आएगा नहीं, इस विल रिमेन। तो तब जाके आप इसको पढ़ सकेंगे। अगर नीचे चला आता है तो फिर पढ़ेंगे कैसे? तो कैसे आप इसको रिकॉर्ड करेंगे? इसका अगर आपको तापमान देखना है तो कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? जीरो में करेंगे। पहले जीरो में करेंगे, जीरो करेंगे झाड़ के। ऐसे सेक करने से अगर आप फोर्स लगाते हैं तो फिर ये मरकरी कलम नीचे आ जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। तो पहले आप इसको एकदम नीचे ले आइए, फिर इसको अच्छी तरह अगर साफ है तो कहाँ पर लगाएंगे इसको? मुंह में या तो कान में। कौन सा जगह में हम टेम्परेचर ले सकते हैं? मुंह में, आर्मपिट में, जीभ के नीचे, और कोई जगह है? अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, मान लीजिए 6 महीना का बच्चा है, तो वो तो मुंह में आप डाल नहीं सकोगे, यहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये एक जो ग्रॉइन है, इसको ग्रॉइन बोलते हैं, यहाँ पर लगाइए और इसको पहले ऐसा करें, तो वहाँ पर आप इसको लेकिन इसको लगाए। और क्या है? और कोई जगह है? एनी अदर प्लेस? देयर इज अनदर प्लेस कॉल्ड द रेक्टल थर्मोमीटर। रेक्टल हमारा जो मोशन जहाँ से होता है, तो ये जो हम जब एक्जिला में देखते हैं यहाँ से, और यहाँ से देखते हैं, और यहाँ मान लीजिए 3 जगह देखते हैं, यहाँ पर और नीचे रेक्टल, तो इसमें कुछ अंतर है या तीनों एक ही टेम्परेचर आएगा? Whether it is same or different? सेम आएगा। Same? डिफरेंट सर। नहीं, same. Usually ये आप एक्जिला में जितना पाएंगे, यहाँ पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा, ठीक है? और यहाँ जितना पाएंगे, यहाँ पर फिर और 1 डिग्री ज़्यादा, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा आइडियल इसलिए ओरल के भी हम आइडियल लेते हैं। रेक्टल टेम्परेचर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में ही लिया जाता है, हमेशा नहीं लेते हैं रेक्टल टेम्परेचर, वो रिसर्च पर्पस में लेते हैं उसको। हम यूजुअली ये 2 चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इसको एक्सिलरी एंड दिस ओरल। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इसलिए कितना है नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का? 98.4। और क्योंकि रेक्टल टेम्परेचर हम उससे 1 डिग्री ज़्यादा होता है, इसलिए किसी का टेम्परेचर मुंह में लगाने से अगर
और 1 डिग्री भी ज़्यादा है, मतलब 98.4 से और 1 डिग्री ज़्यादा है, तब तक हम उसको फीवर नहीं बोलेंगे। समझ में आएगी? क्योंकि अंतर है, हमारा जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, जो रेक्टल टेम्परेचर है वो कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं उसको, मतलब असली जो टेम्परेचर हमारा बॉडी का होता है वो रेक्टल थर्मोमीटर होता है, रेक्टल टेम्परेचर होता है। तो क्योंकि अंतर 1 डिग्री होता है इसमें और इसमें, तो इसलिए आप मुंह में लगाते हैं किसी का और उसके बाद उसको पढ़ते हैं, ये बताता है कि 99.4 है, तो क्या बोलेंगे, इसका फीवर है बोलेंगे क्या? नो। इसलिए 1 डिग्री रिलैक्सेशन है। 1 डिग्री थोड़ा ज़्यादा होने से भी हम उसको फीवर नहीं बोलते, क्योंकि इसमें क्योंकि अंतर है 1 डिग्री का, और नॉर्मल पर्सन्स का भी हम यहाँ से लेंगे, रेक्टल टेम्परेचर लेंगे तो वो 99 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए तब तक हम इसको फीवर नहीं बोलते। जिससे 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, तब जाकर हम उसको फीवर बोलते, ठीक है। ये रहा, तो इसको कितना देर तक रखेंगे, ये प्रैक्टिकल चीज में बताते हैं। जो इसको मुंह में डाल रहे हैं, तो मुंह में डाल करके हाउ लॉन्ग यू विल कीप इनसाइड द माउथ? 2 मिनट्स। 1 मिनट, कम से कम आधा मिनट, कम से कम आधा मिनट। और उसके बाद आप जितना भी ज़्यादा रखेंगे, आप क्या ज़्यादा 5 मिनट रखेंगे तो फिर 105 हो जाएगा। 1 मिनट रखने से अगर 100 होता है तो 5 मिनट रखने से 105 होगा? नहीं, कितना होगा? वही रहेगा, उतना ही रहेगा। आप 10 मिनट रखिए, 5 मिनट रखिए, आधा मिनट रखिए, कुछ भी रखिए तो उतना ही रहेगा। मतलब जो भी इसको चढ़ना है वो आधा मिनट में चढ़ जाएगा, ठीक है। और इसलिए आप आधा मिनट कम से कम रखिए, लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं 1-2 मिनट रख देते हैं। शायद बीच में कहीं निकल आया हो बाहर, और बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में थोड़ा कॉन्टैक्ट हो गया है, तो एरर उसको अवॉइड करने के लिए हम थोड़ा देर तक रख देते हैं। तो स्टैंडर्ड है 1 से 2 मिनट आप रख दीजिए, लेकिन आधा मिनट जितना चढ़ना है वो आधा मिनट में ही चढ़ जाएगा। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं किसी के मुंह को देख कर। तो और क्या प्रिकॉशन लेंगे आप? पहले तो इसको साफ करना होगा। अब जब मुंह में इसको डालते हैं ना, तो इसको अच्छी तरह आप इसको साफ, स्पिरिट में साफ करने से आइडियल है। ये तो आप इसको साफ सुथरा पानी में इसको पहले धो डालिए, साबुन पानी में भी डाल धो सकते हैं। तो मुंह में डालने से पहले इसको साफ कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर है जो कि इसको हर मरीज में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए कि ये बिफोर पुटिंग इट इनटू द माउथ ऑफ समबडी यू इंश्योर दैट इट इज परफेक्टली क्लीन। तो आप इसको मुंह में डालें और डालने के बाद इसको निकाल के रीडिंग लीजिए। तो और क्या सावधानी बरतना चाहिए? आप ये देखिए कि पिछले मतलब 5-10 मिनट के अंदर वो आदमी कोई गर्म पानी या ठंडा पानी ना पिया, या मान लीजिए मैंने अभी भी चाय पी लिया और इसके बाद तुरंत मैं डाल दूंगा थर्मोमीटर, तो क्या होगा? हाई दिखाएगा, हाई बताएगा, जबकि उसका कोई फीवर कुछ भी नहीं। फिर भी ये हाई बताएगा, वो गलत आदत है। मान लीजिए मैंने लस्सी पी लिया ठंडा वाला, आइसक्रीम खा लिया है अभी और 5 मिनट भी नहीं हुआ है, तब अगर मैं इसी समय पर अगर डाल दूँ इसको तो क्या होगा? लो। बुखार होते हुए भी ये नहीं बताएगा, बुखार लो बताएगा, 98 बताएगा। तो आपको गलत फहमी होगा, आप सोचेंगे हाँ फीवर तो है नहीं। तो इसलिए आप इंश्योर कीजिए वो जो इसका वो पिछले 10-15 मिनट के अंदर कोई गर्म चीज़ या ठंडा पानी नहीं दिया हो, ठीक है। इतना आपको सावधान रखना चाहिए। तो सबसे आइडियल तो यही है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर ये सबसे आइडियल है, ये हमेशा सच ही बताता है। लेकिन डिजिटल जो है कन्वीनियंट, ये टूट सकता है लेकिन ये टूटेगा नहीं, इसलिए बच्चों के लिए ये अच्छा रहता है। आप इसको बच्चों जो है होते हैं ना, उनके मुंह में इसको आप नहीं डाल सकते क्योंकि वो चबा लेंगे जाएगा, लेकिन इसको आप इजीली कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये आसान है, सेफ है, कन्वीनियंट है। लेकिन इसमें कभी कभी थोड़ा, जैसे हर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में गलती होता है, तो एरर कुछ न कुछ कभी कभी आ सकता है। बैटरी अगर लो है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए
हमेशा आप देखिए इसका बैटरी जो है वो पावरफुल होना चाहिए, तब जाके आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। ये हो गया थर्मोमीटर। ये क्या है? हैंडी प्लस। ये क्या है? गॉज है या बैंडेज है या ड्रेसिंग मटेरियल है? मेडिकल एडिसिव बैंडेज। ये भी एक ड्रेसिंग मटेरियल है। ड्रेसिंग मटेरियल के दायरे में ही आता है और इसको क्या बोलते हैं? मेडिकेटेड एडेसिव बैंडेज। ठीक है, मेडिकेटेड एडेसिव प्लास्टर। हिंदी में सर? तो क्या होता है, इसके अंदर एक पट्टी है और बीचों बीच जो है एक कपड़ा का चीज है, कपड़ा का चीज है, उसमें थोड़ा हिंदी में पूछेंगे चीज लगाया हुआ है, कंपनी दिया है इसको। सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, हिंदी में क्या बोलता है इसको? हिंदी में वो बैंडेड ही बोलते हैं, कॉमन टर्म है बैंडेड, तो के बोलते हैं। तो इसको आप मेडिकेट, इसमें लिखा है मेडिकेटेड ड्रेसिंग लिखा है, ये ड्रेसिंग मटेरियल है और इसके बीचों बीच जो कपड़ा है उसमें कंपनी ने डाला है, कुछ एंटीसेप्टिक चीज डाला है और दोनों तरफ जो पट्टी है उसमें थोड़ा गम चीज है, गम वाला चीज, तो चिपक जाएगा आप जहाँ पर भी लगाएं। तो इसका एक कवर होता है, आप वो कवर को निकाल लीजिए, इसको ऐसा पकड़िए, यहाँ पर उसका जो एंड होगा ना, ये कपड़ा के ऊपर आप इसको पकड़िए, वहाँ पर लगा के फिर ऐसा खींच लीजिए तो अपने आप को बैठ जाता है। ये हो गया आपका एडेसिव प्लास्टर। ये क्या है? प्लास्टर, एडिसिव प्लास्टर। हाँ, ये भी एक पट्टी है, चिपकने वाला पट्टी है। मतलब आप कहाँ पर किसी का अगर घाव जो है ड्रेसिंग किए हुए हैं तो पहले क्या करते हैं, आप पहले घाव को धो डालते हैं। ठीक है, धो डालते हैं, नॉर्मल सलाइन हो या कोई क्लीन वाटर हो, उसको आप पहले धो डालिए ताकि जो उसमें जो गंदी चीज़ है, खून होगा, पानी होगा, डस्ट होगा, डर्ट होगा, तो ये सब चीज़ आप उसको धो डालिए। धो डालने के बाद थोड़ा सूखने दीजिए। उसके बाद जो है आपके पास अगर एंटीबायोटिक क्रीम है तो डालिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर एक गॉज पीस डालिए, स्टेराइल गॉज पीस। कल हम बताया था स्टेराइल का मतलब क्या है? फ्री ऑफ जर्म्स। फ्री ऑफ जर्म, जिसमें कोई जीवाणु कीटाणु नहीं है उसको हम बोलते हैं स्टेराइल। वो हर चीज, ये स्टेराइल है क्या? ये चीज ये स्टेराइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाहर रखा हुआ है। तो अगर बाहर में ऐसे आप किसी चीज को रखेंगे तो वो कीटाणु मुक्त नहीं होगा, वो फ्री फ्रॉम जर्म नहीं होगा। कोई कपड़ा में, मान लीजिए मेरा हैंकी जो है, अगर मैं हैंकी दिखाऊँ, ये जीवाणु मुक्त है क्या? कीटाणु मुक्त नहीं है, इसमें हो सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह। तो इसको स्टेराइल कैसे हम बनाएंगे किसी चीज को? इसको एक ऑटोक्लेविंग मशीन में डालना पड़ता है। ये मशीन में आप इसको रखेंगे करीब 15 मिनट तक। आप अगर इसको 65 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर इसको पानी में बॉईल कर देंगे तब जाके हाथ में रख देंगे, तो स्टीम होता है ना, तो स्टीम में इसको डाल देंगे 15 मिनट तक 65 डिग्री सेंटीग्रेड कंज्यूम होना चाहिए, तब जाके ये स्टेराइल, जितने कीटाणु हैं सब मर जाएंगे और ये स्टेराइल। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, हम जब कोई गॉज पीस वहाँ पर डालते हैं घाव के ऊपर, ऐसे अगर हम उसको छोड़ देंगे तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर गिर जाएगा। तो उसको इन प्लेस रखने के लिए, वहाँ पर इसको इन सिटू इन प्लेस रखने के लिए उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए ये पट्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा चिपकने वाला चीज़ इसमें मिलाया हुआ है, कंपनी ने दिया है, तो इसको आप अगर लगा देंगे तो गॉज यहीं पर रहेगा 2-4 मिनट लगेगा। तो ये है एडेसिव प्लास्टर, इसको बोलते हैं एडेसिव प्लास्टर। ये पहले जो है ये ऐसा वाला मिलता था पहले, ये पहले ऐसा वाला मिलता था, आजकल थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। ये इम्प्रूव, ये क्या है? इलास्टिक बैंडेज। ये है इलास्टिक क्रेप बैंडेज बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? मोच में। मोच है, when there is a pain,
दो चीज़ है, एक स्प्रेन है और एक अभी अभी मान जी साहब ने बताया है स्प्रेन और स्ट्रेन, ये दो अलग चीज़ है। स्ट्रेन। स्प्रेन जो है वो हमेशा जोड़ों में होता है, स्प्रेन जो है वो जॉइंट में होता है जोड़ों में, और स्ट्रेन जो है वो मसल्स में होता है, मसल्स मांसपेशी में होता है। ये आप याद रखें, स्ट्रेन होता है मसल्स में, स्ट्रेन होता है जोड़ों में। तो अगर जोड़ों में कोई मोच हो गया है, कभी तो होता है ना, यहाँ पर एंकल में ज़्यादातर होता है, कहीं पर भी मोच हुआ है, मोच होने से क्या होता है, सूजन होता है, दर्द होता है, ये दो चीज़ होता है। तो ये सूजन को कम करने के लिए बैंडेज का इस्तेमाल किया है। ये इलास्टिक है, आप इसको अगर खींचेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, छोड़ देंगे तो फिर वापस अपना शेप में आ जाएगा। तो अगर इसको आप लगाते हैं तो ये हमेशा टेंशन में रहता है, बराबर दबाव डालता है, उस जगह पर दबाव डालता रहता है। तो जो पानी जम गया है, सूजन हो गया है, वो धीरे धीरे आदमी सोता रहेगा तब भी उसका असर रहेगा और धीरे धीरे वो सूजन, इसलिए मोच में इसका इस्तेमाल अगर ये क्या है, ये मरहम है, लेकिन इसका नाम है एंटीबायोटिक क्रीम। आप ऐसा बोलिए एंटीबायोटिक। अब अगर आपको कोई देता है तो पहले आप इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। तो ये एंटीबायोटिक क्रीम है, और ये क्या है, डिटॉल, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक लिक्विड। नाम तो इसका डेटॉल लिखा हुआ है, लेकिन चीज क्या है इसका, एंटीसेप्टिक। जो पानी वाला चीज है इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो ये अलग चीज है, ये है एंटीबायोटिक क्रीम, ये है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो इसमें अंतर क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड एंटीबायोटिक, ऐसा हो सकता है। तो जाहिर है क्या कुछ तो होगा ना डिफरेंस, क्या है, ये लिक्विड है सर। क्रीम है वो जो लोशन है, वो जो सॉल्यूशन है वो बिफोर इंजेक्शन। हाँ, आप बिल्कुल नज़दीक है वो एक्सप्लेनेशन का। ये क्या है, आप जहाँ पर इसको लगाएंगे, जिस जगह पर आप इसको लगाएंगे वो उसी जगह को कीटाणु मुक्त करेगा, और कीटाणु को आने नहीं देगा। फिर से वहाँ पर बसेरा बनाने के लिए कीटाणु को वो अलाउ नहीं करेगा, जिस जगह पर आप इसको लगाएं। इसलिए क्या होता है, जब हम कोई घाव का ड्रेसिंग करते हैं तो इसका जो पानी में इसको मिला करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जगह जिस जगह हम धोते हैं उसी जगह कीटाणु मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर घाव में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन नहीं होगा, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्या करता है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक उसका आप इसका अगर मीनिंग निकालेंगे तो एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब एनी लाइफ, लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है, जो भी कीटाणु होंगे उनको ये मार डालता है। ठीक है, तो अगर कोई जगह पर अगर कीटाणु हो गए हैं, पक गए, घाव अगर पक गया है, इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गया है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसको मारने के लिए, वो कीटाणु को मारने के लिए, ताकि वो घाव जो है वो कीटाणु मुक्त हो जाएगा, तब जाके इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो फ्रेश घाव है, हम अगर उसको अच्छी तरह क्लीन कर दिए हैं और उसके बाद अच्छी तरह एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में भी वॉश कर दिए हैं, तो फिर आप कोई एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं। आप ऐसे ही उसको गॉस डाल करके बैंडेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी डबल श्योर होने के लिए कभी कभी हम एंटीबायोटिक क्रीम लगाते हैं, लेकिन इसका कोई यूटिलिटी उधर नहीं है। इसको कब यूज करेंगे, मान लीजिए आप ऐसे ही कोई घाव को छोड़ दिए हैं, वो 2 दिन के बाद फिर से आदमी आता है कि बोलता है कि मेरा इधर सूजन हो गया, दर्द होता है। अब देखिए तो थोड़ा वहाँ पर आपको इन्फेक्शन का निशानी दिखाई देगा, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे उसको इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। ठीक है, इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए मतलब कीटाणु को मारने के लिए जो चीज़ हम लगाते हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक क्रीम।
या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, और कीटाणु नहीं आएंगे इसको टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं होगा इसके लिए जो साफ करते हैं घाव को, इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब अंतर जो है पता चला, बोरोप्लस लगा सकते होंगे एंटीसेप्टिक, बोरोप्लस वो एंटीसेप्टिक क्रीम है, जो एंटीसेप्टिक वो लगाने से आपका इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा, इसका जो इस्तेमाल आप कैसे करें, ऐसे ही करेंगे क्या? ये बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अगर ऐसे आप इसको लगाएंगे घाव के ऊपर तो फिर बर्न जैसा चीज हो जाएगा, जैसे जल गया है ऐसा होगा, काफ़ी जलन होगा, पेन होगा, ये सब होगा, क्योंकि ये बहुत कंसंट्रेटेड है, इसलिए इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो आप कुछ बूंद डाल दीजिए पानी में, अगर इसको पानी में डालेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा, मिल्क कलर हो जाएगा, दूध जैसे सफेद हो जाएगा, तब जाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे मत डालिए। ये तीनों चीजें आपको कभी कभी इसको भी पूछा जाएगा। तो जब आपको पूछा जाए तो पहले आप इसको पढ़िए क्या लिखा है। ये लिखा है कूलेक्स बर्न रिलीफ स्प्रे। तो ये अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? बर्न स्प्रे। अगर किसी का बर्न इंजरी हुआ है तो आप इसको अगर स्प्रे उस पर करेंगे तो उसका जो है पेन जो है कम होगा। तो बर्न से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ये स्प्रे इसके लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ बर्न के लिए है, दूसरे घाव के लिए नहीं है। तो पहले पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है? ये लिखा है, पहले पढ़िए, मिस ड्रेस एंटीसेप्टिक बैंडेज स्प्रे। तो इसको कैसे, क्या इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ये एंटीसेप्टिक स्प्रे है, जैसे हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाते हैं उसके बाद गॉज डालते हैं, उसके बाद पट्टी लगाते हैं, तो ये तीनों चीज़ का काम ये सिर्फ एक ही चीज़ करेगा। मतलब आप पहले इसको घाव पहले धो दीजिए, धो देने के बाद इसको वहाँ पर स्प्रे कर दीजिए। अगर स्प्रे कर दिए तो फिर आपको गॉज लगाने का, बैंडेज लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये दोनों चीज़ का काम है, बैंडेज का भी काम में आएगा, गॉज का भी काम में आएगा। तो ये मिस ड्रेस एंटीसेप्टिक बैंडेज स्प्रे। सर माइनर जो क्लॉटिंग है, मैंने जब तक अगर क्लॉटिंग हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लड क्लॉट हो गया है, हाँ नहीं, क्लॉट अगर है तो भी आपको ड्रेसिंग करना चाहिए। मत अभी अगर क्लॉट हुआ है तो आप अगर निकालेंगे, छोटा मोटा अगर वुंड है तो आप उसको क्लॉट को साफ कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा। अगर बड़ा वुंड है तो आप वो क्लॉट को डिस्टर्ब मत कीजिए, अगर करेंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। छोटा मोटा घाव में आप क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्लॉट रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, वो कीटाणु को अट्रैक्ट करेगा, कीटाणु जो है वो उसी जगह पर अपना बसेरा ज़्यादा फंसा है। तो इसलिए क्लॉट को साफ करना जरूरी है, और डस्ट को भी साफ करना जरूरी है, नहीं तो फिर इन्फेक्शन होता है। तो ये आजकल ये रिसेंट एडवांस है, तो ये जो गॉज लगाना पड़ता है, बैंडेज बांधना पड़ता है, ये दोनों चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर इसको। लेकिन इतना है कि छोटा मोटा ऊन के लिए है, मान लीजिए इतना बड़ा ऊन है या इतना बड़ा ऊन हो गया है तो इसके लिए सूटेबल नहीं, आपको वहाँ पर गॉज और बैंडेज का इस्तेमाल करना। अच्छा, इसमें लिखा है रेलिस स्प्रे इंस्टेंट पेन रिलीफ। रेलिस स्प्रे इंस्टेंट पेन रिलीफ, तो ये क्या चीज़ है? दर्द का दवा। ये सिर्फ पेन रिलीफ के लिए, ये घाव ड्रेसिंग के लिए नहीं है। मोच हो गया है तो जहाँ पर भी मोच हो गया है आप वहाँ पर इसको स्प्रे करें, वहाँ लिखा है जो दर्द है वो कम हो जाएगा, आपको आराम। तो इसलिए कोई अगर पूछेगा तो पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद सर ये लास्ट वाला स्पेन दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ बराबर। ये क्या चीज़ है? जैसे कल हम बताए थे, ये आपका जो ट्रायंगुलर मेटेरियल, ये कंपनी पैक हुआ चीज़ है, आप इसे फिल्म बना सकते हैं जैसे बताया था।
1 मीटर बाई 1 मीटर पीस ऑफ क्लॉथ लीजिए, जाली वाला क्लॉथ लीजिए, ऐसा जाली वाला, और उसको बीचों बीच काट दीजिए, 2 हिस्सा कर दीजिए, तो each one becomes a triangular। तो जाहिर है कि इसका जो आर्म होगा वो ये एक बेस होगा, और 1 आर्म होगा 1 मीटर, दूसरा आर्म होगा 1 मीटर। तो ये जो टीप है इसको हम बोलते हैं एपेक्स बोलते हैं, तो क्या टीप बोलते हैं, ये दोनों चीज को हम एंगल बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस, ये दोनों को बोलेंगे साइड। ठीक है, 2 साइड्स 1 एपेक्स, 2 एंगल्स 1 बेस। ठीक है, ये क्या चीज है, खाली कॉटन हो गया, और स्टरलाइज्ड कॉटन, ये जो कपास वो करते हैं ना, वो कॉटन वूल, जो फार्मर लोग जो कपास करते हैं और वो लाते हैं उसको लैंड, अपना लैंड से जो लाते हैं, वो तो अलग चीज़ है ना, ये भी अलग चीज़ है। उसमें और इसमें अंतर क्या है, मान लीजिए कोई खेती किया है, कपास तो खेती होता है, तो वहाँ से आप उसको तोड़ के ले आए हैं, वो कपास का जो फ्रूट्स होता है उसको ले आए हैं, उसमें से जो कपास निकाल लिए, उसको यहाँ पर रख लें और इसको रख लें, तो कुछ अंतर है कि नहीं ये दोनों में, क्या अंतर है? तो फिजिकल सर्फेस है के लिए मैंने थोड़ा सा रिवन टाइप का एब्जॉर्बेंट कॉटन, यस ही इज राइट, एब्जॉर्बेंट कॉटन, मतलब एक पानी लीजिए और वो जो कपास है जो खेती से आप ले आए हैं उसको वहाँ पानी में डालिए, क्या होगा, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो ऐसा ही फ्लोट करता रहेगा, लेकिन उसमें पानी घुसेगा नहीं। लेकिन इसको अगर आप डाल दीजिए पानी में, क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ये तुरंत गीला हो जाएगा, पानी इसके अंदर घुस जाएगा, है ना। तो वो जो कपास है उसको ले करके फैक्ट्री में प्रोसेसिंग किया हुआ है, इसको प्रोसेसिंग किया हुआ है ताकि इसका जो धर्म वो बदल गया है, इसको पानी में डालते ही ये क्या करता है, खींच लेता है, पानी इसके अंदर घुस जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन। और जो कपास होता है खेती वाला, वो एब्जॉर्बेंट नहीं है, नॉन एब्जॉर्बेंट है, पानी को खींचेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये पानी को खींचेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन। इसको क्यों किया गया है, अब वो तो खेती वाला कपास को इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट, फिर इतना प्रोसेसिंग करने का जरूरत क्या है, जो भी वुंड है उससे जो भी लिक्विड फ्लूइड जो भी निकलेगा क्योंकि उसमें कोई अगर घाव होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ चीज निकलता रहता है, अगर फ्रेश है, ताज़ा है घाव, तो उसमें से जाहिर है कि खून तो निकलता होगा, थोड़ा पानी जैसा चीज़, खून जैसा चीज़ निकलता होगा। अब हमको चाहिए कि वो चीज़ जो है वो बाहर नहीं निकल पाए, अंदर ही अंदर रहे, तो इसलिए हम अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो जितना चीज़ निकलता है वो इसको खींचता है और इसके अंदर समा जाएगा, बाहर आने नहीं देगा। खाली कपास अगर यूज करेंगे तो वो तो बाहर निकल जाएगा, वो अंदर जाएगा, इसलिए इसको प्रोसेसिंग किया। और सेकेंडली इसको स्टेरिलाइज भी करना पड़ता है, ये तो स्टेराइल नहीं है, इसको फिर हम डालेंगे, एब्जॉर्बेंट करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद ऑटोक्लेव में डालेंगे मशीन में, तब जाएंगे ये स्टेराइल हो जाएगा, तब इसको पैकिंग में कंपनी जो है बेचता है, पैकिंग करके प्लास्टिक का। अब ये देखिए, और भी कन्वीनियंट के लिए ये क्या क्या है, हम जब ड्रेसिंग मटेरियल बनाते हैं तो पहले क्या है, हम इसको एक लेयर लेते हैं, ये क्या है, ये है गॉज मटेरियल, ये है गॉज मटेरियल, एक होता है बैंडेज मटेरियल, एक होता है गॉज मटेरियल। देखिए थोड़ा सा अंतर है, बुनाई में थोड़ा सा अंतर है इसका। तो ये जो है ये गॉज मटेरियल है और ये बैंडेज, ये बैंडेज के लिए इस्तेमाल होता है, ये गॉज के लिए थान वाला, हम इसको काट के लाए हैं सैंपल। तो ये गॉज मटेरियल है, ये बैंडेज मटेरियल है, इसको गॉज के हिसाब से यूज करेंगे, इसको बैंडेज के लिए बांधने के लिए यूज करेंगे। तो क्या होता है, पहले आप एक लेयर ले लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ा इसमें क्या है, जो एब्जॉर्बेंट कॉटन यहाँ पर दे दीजिए और फिर इसके बाद इसको
दोबारा इसके ऊपर फिर एक लेयर डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए छोटा हो गया, इतना साइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक लेयर हो गया आपका, इधर गॉज हो गया, एक लेयर गॉज इधर हो गया, बीचों बीच एक लेयर कॉटन हो गया। तो अभी ये जो है परफेक्ट गॉज ड्रेसिंग मटेरियल हो गया। कहीं पर भी आप घाव के ऊपर इसको डालेंगे तो क्या है, जितना भी चीज़ निकलेगा वो इसको बराबर बराबर उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, 2-3 रोज तक एब्जॉर्ब करता रहेगा और बाहर आने लगेगा। अंत में आप 2-3 रोज के बाद इसको अगर निकाल लेते हैं तो सभी चीज़ इसके साथ चला जाएगा, घाव साफ। ठीक है, और इसको डालने के बाद अब ऐसे ही रख देंगे, हम हाथ करते हैं तो ये नीचे गिर जाएगा ना, रहेगा नहीं। तो इसको इन प्लेस रखने के लिए अब हम इसको बैंडेज करके इसको ऐसे बांध देते हैं ताकि वो अंदर ऐसे ही रहे। ठीक है, तो बैंडेज और गॉज जो है, आप इसका अंतर थोड़ा ध्यान में सुनिए और इसको मन में रखिए। ये भी आपको कुछ ये क्या चीज है, जैसे कल हम बताए थे, ये एक किस्म का बैंडेज है, इसको बोलते हैं रोलर बैंडेज। क्यों रोलर बैंडेज बोलते हैं, ये पहले ऐसा ही चीज था, ऐसा चीज था। ठीक है, ये थान वाला कपड़ा से हम इसको काट लिए हैं और काटने के बाद क्या किए, हम इसको ऐसा रोल कर दिए हैं। वो कपड़ा को जो है ऐसा रोल करके हम इसको बना लिए हैं और इसीलिए इसका नाम है रोलर बैंडेज। रोल करके हम बनाए हैं इसलिए उसको रोलर बैंडेज बोलते हैं। इसका अलग अलग साइज होता है डिपेंडिंग अपन आपको कहाँ पर इसको इस्तेमाल करने। मान लीजिए उंगली में छोटा सा घाव है, आप यहाँ पर बैंडेज करना चाहते हैं तो बस आपको 1 इंच वाला चाहिए चौड़ा, इतना बड़ा चौड़ा वाला क्यों नहीं। यहाँ पर अगर पट्टी लगाना है तो बराबर आप ऐसे ही चौड़ा वाला लेंगे। तो ये 1 इंच से लेकर आधा इंच से लेकर के 6 इंच तक 10 इंच तक तो डिफरेंट साइज का आप इसको बना सकते हैं। कंपनी का भी पैकिंग हुआ चीज़ मिलता है तो आप इसको इस्तेमाल सिचुएशन के ऊपर ये निर्भर है कि कौन सा साइज आप लेंगे। और वो तो अपना जो खुद का गॉज वो बनाते हैं काट करके और उसको ऑटोक्लेव मशीन में डाल के उसको स्टेरिलाइज करते हैं। उसके बाद एक ड्रम में उसको डाल देते हैं, एक स्वेज वाला ड्रम में उसको डालते हैं और जब जरूरत है तो उसी से निकाल करके वो मरीजों को उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल, मान लीजिए मैं अपना घर में 2-4 शैम्पू रखना चाहता हूँ, घर का कोई काम में आएगा इसलिए, तो कंपनियों ने वो ऐसा भी बनाया है कि वो इसके अंदर एक बड़ा वाला पीस गॉज इसमें है और इसको स्टेरिलाइज कर दिए, कंपनी इसको स्टेरिलाइज कर दिया है, रेडी स्टेराइल मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर इसको कोई आपको पूछेगा तो ये क्या चीज़ है तो आप इसको पहले पढ़िए और देखिए यहाँ पर लिखा है 1 गॉज स्वैप। इसके अंदर जो है स्टेराइल गॉज है। ये स्टेराइल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऊपर लिखा है, देखिए गामा स्टेरिलाइज, रेड लेटर में लिखा है गामा स्टेरिलाइज। दैट मीन्स इसको गामा रे के जरिए स्टेरिलाइज किया हुआ है, मतलब इसके अंदर जो चीज़ है वो स्टेराइल है। जब तक इसमें कोई अगर फटा नहीं हुआ है, कवर अगर इंटैक्ट है, ये जो लिफाफा है वो अगर इंटैक्ट है, इसमें कहीं पर भी फटा नहीं हुआ है, तब तक ये स्टेराइल है। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछेगा कि ये क्या चीज़ है तो पहले आप इसको पढ़िए। अगर इसमें गामा स्टेरिलाइज लिखा है तो फिर आप बोलिए कि ये एक स्टेराइल पीस ऑफ गॉज, एक गॉज पीस है जो कि स्टेराइल, कंपनी ने इसको स्टेरिलाइज करके। ये क्या चीज है, कल बताए थे हम, ये है स्प्लिंट। हालांकि ये है प्लेन स्प्लिंट, ये वुडन का है, लकड़ी से बनाया हुआ है। अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसको डिफरेंट साइज में बना सकते हो। और ये जो है इसको बोलते हैं पैडेड स्प्लिंट। पैडेड स्प्लिंट का मतलब इसमें हम थोड़ा बैंडेज लगा दिए हैं ताकि कहीं पर भी हम लगाएंगे तो हमको थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल, चोट नहीं लगाएंगे। अगर इस खाली वुडन का लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा हमको चोट लग जाएगा, डिस्कम्फर्ट होगा।
लेकिन अगर इसमें थोड़ा पैड लगा लेते हैं, कॉटन बैंडेज वगैरह लगा देते हैं तो हमको थोड़ा आराम लगे, इसको लगाने से आराम लगे, इसमें सपोर्ट भी मिलेगा और आराम भी मिलेगा दोनों। इसलिए खाली स्प्लिंट से ऐसा पैडेड स्प्लिंट इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज स्प्लिंट कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? इमोबिलाइज करने के लिए। इमोबिलाइज करने के लिए। तो कहाँ कैसी सिचुएशन में आपको इमोबिलाइज करना है? फ्रैक्चर हो गया हो, कहीं पर ज़्यादातर ये फ्रैक्चर में इसका इस्तेमाल होता है। कहीं पर भी अगर हड्डी टूट गया है तो हम चाहते हैं कि दोनों जो हड्डी का जो एंड है, जो फ्रैक्चर एंड है, वो हिले नहीं हिले, तो इसको करने के लिए हम इसको सपोर्ट देंगे ताकि वो ऐसे ही जॉइंट होकर रहे, अपोज होकर रहे, हिलेगा नहीं। क्योंकि अगर हिलेगा तो दो चीज़ होगा, एक तो जॉइंट होने में दिक्कत होगा जोड़ने में, और सेकेंडली पेन ज़्यादा। जितना मूव करेगा वो बोन का है उतना आपको ज़्यादा पेन होगा, जितना मूव नहीं करेगा आपको आराम लगेगा, इसलिए इसको इस्तेमाल होता है। और ये तो ऐसे रहेगा नहीं तो फिर क्या करेंगे? इसको दे करके फिर 2-3 बैंडेज इसके ऊपर लगा देंगे। अगर कुछ नहीं मिलता है तो अगर पैर में फ्रैक्चर है, आपको कोई स्प्लिंट नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? जो अच्छा वाला पैर है आप इसको जोड़ दीजिए, फिर बैंडेज कर दीजिए, वो वही स्प्लिंट हो गया। अब थोड़ा हम चर्चा करेंगे सीपीआर को बता दिए। सीपीआर का दो चीज होता है सीपीआर में, एक है ईआर होता है और एक होता है ईसीसी। तो ईआर का मतलब क्या है? कान नहीं है, वो क्या है? एक्सपायर्ड एयर रिससिटेशन का मतलब फिर से उसको जगाना। रिवाइव का मतलब फिर से उसे जगाना। मतलब अगर सांस रुक गया है तो फिर सांस दोबारा लाना, अगर दिल का धड़कन बंद हो गया तो फिर दिल का धड़कन दोबारा लाना, इसको बोलते हैं रिससिटेशन। तो अगर आपको सांस को रिससिटेट करना है तो वो मेथड को बोलते हैं ईयर, एक्सपायर्ड एयर। एक्सपायर्ड एयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक आदमी का जो बाहर निकलता हुआ हवा, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। फूंकता है, हम जब फूंकते हैं तो अपना जो एक्सपायर्ड एयर का ही इस्तेमाल हम कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? हमको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो एक्सपायर्ड एयर में कितना होता है ऑक्सीजन? हम जो हवा लेते हैं अंदर, जो हवा इस मान लीजिए इस कमरे में जो हवा है तो इसमें कितना ऑक्सीजन? 21% ऑक्सीजन है। और जब हम छोड़ रहे हैं उसमें कितना है? 16 से 18%। मतलब हम जो अंदर लिए थे कितना खर्चा किए हम उससे? 3 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5% खर्चा किया, बाकी सब छोड़ देते। तो अभी इसमें जो है 18% मान लीजिए या फिर 16% है, इसमें इतना काफ़ी ऑक्सीजन है कि ये और भी 3 आदमी के लिए काम में आ सकता है कि नहीं? हमको सिर्फ 5% चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन। हवा है, एटमॉस्फेयर में हवा है, इससे हम हर ब्रीदिंग में इससे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही हम खर्चा करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो अगर इसी हवा को हम किसी के छाती में डाल देंगे तो वो कितना पाया है? 16% ऑक्सीजन पाता है कि? और अब कितना चाहिए उसको? 5% चाहिए। फिर वो लेगा और छोड़ेगा, 11% छोड़ेगा। उसको फिर से अगर हम देंगे दूसरे किसी को तो भी उसको काम में आ सकता है। इसीलिए तो इसका जो बेसिक रैशनल यही है कि जो हम हवा जो छोड़ रहे हैं उसमें इतना ऑक्सीजन होता है कि ये दूसरों का काम में भी आ सकता है, ठीक है? इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो सीपीआर होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसमें 2 कंपोनेंट है। एक तो हम उसका जो सांस को दोबारा लाते हैं, रिवाइव करते हैं, और दिल का धड़कन को भी दोबारा रिवाइव करते हैं। वी डू बोथ द थिंग्स, वी रिससिटेट, रिवाइव द ब्रीदिंग एंड वी रिवाइव द हार्ट बीट ऑल्सो। दोनों चीज वी डू बोथ द थिंग्स एट ए टाइम। सो इसलिए दोनों अगर मिलाते हैं उसको बोलते हैं सीपीआर। अगर अलग अलग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ईयर, एक्सपायर्ड एयर रिससिटेशन, और दूसरा चीज क्या बोलेंगे? ईसीसी,
एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन और एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन व्हाटएवर जो कुछ आप बोलेंगे ठीक है। तो इसमें एक्सपायर एयर रिसस्टेशन क्या करते हैं हम इसको जो नाक बंद करके उसका मुंह में हम अपना मुंह डाल करके ब्लो करते हैं, फूंकते हैं उसके अंदर, ठीक है। इतना फूंकते हैं कि उसका छाती ऊपर उठ जाए और फिर छोड़ देते हैं तो फिर हवा बाहर निकल आता है, फिर से फूंकते हैं तो छाती उठता है, फिर से हवा निकल आता है। तो ऐसे कितने बार करते हैं? कितने बार करें? 2:30 नॉर्मल ब्रीदिंग हमारा जितना है उतने बार करें। नॉर्मल ब्रीदिंग कितना है? 12 to 20 आपको याद रखना है, मैंने बोला था। रेस्पिरेटरी रेट कितना है आपको याद रखना है, पल्स रेट कितना है याद रखना है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना है, ये तीनों चीज आपको बराबर याद भूलिए तो पूरा इतना टाइम्स पर मिनट इतना मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये जरूर भूलिए, ठीक है। तो आप इसको अगर ब्रीदिंग इसी रेट में करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद वो आदमी अपना खुद का सांस लेने, तो बीच बीच में आप बता दीजिए अपने को और देखिए ऑब्जर्व कीजिए अपना खुद का वो सांस लेता है कि अगर नहीं लेता तो फिर से कीजिए और कुछ देर बाद फिर से आप विड्रॉ कर लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए लेता है कि नहीं लेता है तो फिर से लीजिए, बराबर चला सकते। सिमिलरली हार्ट को रिवाइव करने के लिए आप क्या करेंगे? चेस्ट कंप्रेशन। जब आप चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो क्या होता है? ECC ये जो हमारा जो दिल है या हार्ट है वो एक बोनी केस के अंदर है, बोनी केस हड्डी का बनाया हुआ बक्सा है जो चेस्ट के उसमें है। तो आगे जो है स्टर्नम है, उसका जो आगे वाला दीवार है वो स्टर्नम है। स्टर्नम का मतलब ये जो चेस्ट बोन है तो ब्रेस्ट बोन बोलते हैं इसको, ब्रेस्ट बोन है। और पीछे और एक दूसरा हड्डी क्या है? वो रीढ़ का है, रीड वर्टिब्रल कलम है। तो ये दोनों दीवार है और दोनों दीवार को कौन जोड़ता है? ये जो जितने भी रीढ़ है जो पंजरा है वो पंजरा का जो हड्डी है वो दोनों को जोड़ता है। तो ये कंप्रेसिबल चीज ऐसा नहीं कि एकदम स्टील जैसा हार्ड है, आप इसको दबा सकते हैं, थोड़ा बेंड होगा ये। तो जब आप इसको दबाते हैं क्या होता है? ये स्टर्नम है वो पीछे चलता है, जो ब्रेस्टबोन है जब पीछे चलता है क्योंकि इसका बिल्कुल नीचे हार्ट होता है और फिर हार्ट के नीचे होता है ये वर्टिब्रल कलम। तो ये दो हड्डी के बीच हार्ट होता है। तो जब आप इसको दबाते हैं तो ये वो हार्ट को भी प्रेस करता है, ठीक है। अगर हार्ट को आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा? हार्ट के अंदर जो खून है वो बाहर चला जाएगा, है कि नहीं? बाहर का मतलब वो जितना हमारा बड़ा बड़ा धमनी है, आर्टरी है, तो आर्टरी के अंदर वो चला जाएगा और आर्टरी के अंदर अगर चला जाएगा तो फिर डिफरेंट ऑर्गन मेनली हमारा क्या है? ब्रेन और हार्ट, ये दोनों वाइटल हैं, ये दोनों का खून का सर्कुलेशन बराबर होना है। जब हम प्रेस करते हैं तो वो जैसे कि हार्ट का अपना बीट हो रहा है ऐसा ही फंक्शन होता है। तो हार्ट को हम जब दबा देते हैं तो वो खून क्या होता है? वो चला जाता है ब्रेन के तरफ और हार्ट का भी अपना सर्कुलेशन है। जब हार्ट को दबाते हैं तो हार्ट के अंदर भी खून चला जाता है। तो ये दोनों ऑर्गन जो है बराबर ऑक्सीजन सप्लाई जब पाते हैं कुछ देर के लिए तो वो धीरे धीरे रिवाइव हो जाता है। रिवाइव होकर जो हार्ट है अपना काम करना शुरू कर देगा। तो आप कुछ देर अगर ऐसा प्रेस करते हैं उसके बाद छोड़ दीजिए, देखिए तो फिर देखेंगे कि अब पल्स वो आदमी का आ गया। तो बीच बीच में आप जब करते हैं इसको तो उसका पल्स भी बीच बीच में दिखेगा। तो कितना रेट जो सिंक्रोनाइज करेंगे वो कितना रेशियो कितना होना चाहिए? 2:30 अगर एक आदमी है तो वो 30 बार दबाएगा और छोड़ देके फिर 2 बार फूंकेगा, फिर छोड़ के यार इधर 30 बार दबाएगा फिर आकर भी 2 बार फूंकना और दबाना, ये रेशियो जो है वो 2:30। और अगर कोई आदमी अगर 2 आदमी है 2:50 फूंकने के लिए एक आदमी है और दबाने के लिए अलग आदमी है तो वो 2 बार अगर फूंकता है तो ये दबाने वाला ठीक है। अभी हम कल चर्चा किए थे कि
अब ये हो गया आपका ट्रायंगुलर बैंडेज। ये है आपका एपेक्स, ठीक है, टिप जो है, टिप और एपेक्स। ये आपका हो गया वन एंगल, ये दूसरा एंगल, ये हो गया बेस, और ये जो हो गया साइड, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हैं? इसको स्लिंग बना सकते हैं। नैरो बैंडेज, सॉरी ब्रॉड बैंडेज। पहला हो गया ब्रॉड बैंडेज। तो कैसे करेंगे ब्रॉड बैंडेज? आप इसको लीजिए, ऐसा कर लीजिए, उसके बाद फिर और एक फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया ब्रॉड बैंडेज, ठीक है। 2 बार अगर इसको आप फोल्ड कर देते हैं, तो ओरिजिनल ट्रायंगुलर बैंडेज है। अगर 2 बार इसको फोल्ड कर देते हैं तो ये हो जाता है ब्रॉड बैंडेज, ठीक है। अगर इसको फिर से आप फोल्ड कर दीजिए, तो अब ये हो गया आपका नैरो बैंडेज, ठीक है। ब्रॉड बैंडेज जहाँ पर कोई आपको किसी जगह पर बैंडेज करना है जहाँ पर थोड़ा एरिया ज़्यादा है, बड़ा है, तो फिर आप इसको ब्रॉड बैंडेज से काम करेंगे। इसी ब्रॉड, अगर एरिया छोटा है, घाव छोटा है, तो आप फिर नैरो बैंडेज में काम करेंगे। तो नैरो बैंडेज में और भी कुछ काम हम करेंगे जो अभी हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया दूसरा इस्तेमाल। पहले हो गया ब्रॉड बैंडेज एंड देन नैरो बैंडेज। उसके बाद क्या हुआ? आप इसको रिंग पैड बना सकते हैं, ठीक है, रिंग पैड। आप देहाती लोगों को देखेंगे, देहाती औरत लोग जो हैं, जब वो पानी घड़े में लाते हैं, पानी नदी से या फिर कोई तालाब से पानी लाते हैं घड़ा में, तो क्या करते हैं? रिंग बना लेते हैं। अपना एक चीज ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसा होता है। घुमाइए नेट। ये हो गया आपका रिंग पैड। रिंग पैड, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा? मान लीजिए एक आदमी को कोई तीर मार दिया है, तीर, धनुष का जो तीर होता है, मार दिया, अंदर घुस गया। अब आपको हम पहले से बता चुके हैं कि फर्स्ट एडर कभी भी ये जो चीज़ है निकालेगा नहीं, अंदर घुस गया है पॉइंटेड चीज़, आप इसको कभी भी निकालेगा निकालने नहीं। की कोशिश मत कीजिए, ये हम बता चुके हैं आपको। तो आप ऐसा ही करेंगे, उसको निकालने के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? मान लीजिए ये चीज यहाँ पर है, घुस गया है, तो क्या करेंगे? इसको जो है आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद जो है बैंडेज करके इसको ऐसे ऐसे बैंडेज करके यहाँ पर इसको रख दीजिए, ऐसे इसको, ठीक है। तो रिंग पैड का जो यूज होता है, इस्तेमाल इसी सिचुएशन में होता है। कोई पॉइंटेड चीज अगर अंदर घुस गया है तो उसको रखने के लिए इसको इस्तेमाल होता है। तो ऐसा अगर रहेगा तो वो फिर वो चीज़ हिलेगा नहीं। ये हो गया तीसरा इस्तेमाल। चौथा इस्तेमाल क्या है? आप अगर टोनिकेट, इसका इस्तेमाल दूसरा यूज क्या है? टोनिकेट। टोनिकेट कैसे करेंगे? आप किसी एक आदमी आइए, डुल्लू मातो जिंदाबाद।
ओके डोलो मत तो चेयर ले आई डोलो मत तो जिंदाबाद। ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, खून इतना ज़्यादा बहता है कि आप किसी भी मेथड से उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिरी आपका जो सहारा आता है वो होता है टोर्निकेट। तो ऐसे ही आप एक बैंडेज लेंगे, नैरो बैंडेज, उसको आप इस्तेमाल करेंगे टोर्निकेट के तहत। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको 2 राउंड करेंगे। मान लीजिए यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, ये कट गया है, मान लीजिए ये कट गया है, यहाँ पर एम्पुटेशन हो गया है, तो एम्पुटेशन जिस जगह पर हुआ है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर हम इसको लेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर टूर्निकेट रख देते हैं, बांध देते हैं और इसको वो बंदा को हम भेजते हैं अस्पताल, मान लीजिए 6 घंटा लग गया अस्पताल पहुँचने में, तब तक क्या होगा, ये जो एरिया है वो शायद फिर जिंदा रहेगा नहीं, ये एरिया भी डेड हो जाएगा। तो फिर सर्जन को यहाँ से फिर से दोबारा काटना पड़ सकता है। इसलिए कम से कम टिश्यू डैमेज हो, इसलिए आप जितना हो सके कम एरिया में इसका इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा ऊपर मत कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले 2 राउंड कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप इसको एक नॉट डाल, ठीक है, एक नॉट डाल दिए। उसके बाद कोई लकड़ी, चाकू लाइए, ऐसा कुछ लकड़ी लीजिए, तो इसको ऐसे रखिए, फिर इसके ऊपर इसको अच्छी तरह फिक्स कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं तो सचमुच करने वाला नहीं, करिए ना, सब दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं सचमुच घुमाऊँ कुछ देर तक, तो क्या है, यहाँ पर जो सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा। और घुमाते घुमाते आप देखेंगे कि एक जगह एक पॉइंट आएगा जबकि यहाँ पर कोई भी खून गिरेगा, एकदम बंद हो जाएगा, पूरा बंद। अब जब बंद हो जाता है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फिर पीछे चला आता है ना, तो आप इसको फिक्स करिए। इसको जो है आप ऐसे कीजिए, इसको जो है ऐसे हाथ तो गियो। ये हाथ मुझे दे दे। आप इसको यहाँ पर बांध लीजिए ऐसे, ताकि वो ऐसा घूमेगा उल्टा डायरेक्शन में। इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पर एक पट्टी लगा दीजिए, उसमें लिख दीजिए टाइम, कितना टाइम है। आप इसको ये जो ठीक है, आपको टेंशन। इसी को भी ऐसा टाइट करके रखिए, ज़्यादा कटेगा तो अब इतना खून बहता है कि आपको कोई और दूसरा उपाय नहीं है, सिर्फ यही बच गया है, तब जाके इसको हम करेंगे। छोटा मोटा ब्लीडिंग में इसको मत कीजिए, ये आप दिखाएंगे आपको स्मॉल बैंडेज, हेड बैंडेज और स्मॉल बैंडेज। अगर आपका जो है इधर कोई यहाँ पर कहीं चोट लगा है, ठीक है, यहाँ पर कोई चोट लगा है, तो जो एरिया में हेयर है, जैसे स्कार्फ होता है, तो क्या करेंगे, पहले हेयर को आप काट कर साफ कर दीजिए, ठीक है। उसी जगह का जो हेयर है उसको आप कैंची में काट दीजिए, साफ कर दीजिए। उसके बाद उसको क्लीन करने के बाद आप ऑइंटमेंट लगाइए, उसके बाद गॉज दे दीजिए। गॉज देने के बाद फिर आपको बैंडेज करना है, तो कैसे बैंडेज करेंगे, तो बैंडेज करने के लिए आप एक ट्रायंगुलर बैंडेज लीजिए, और ट्रायंगुलर बैंडेज का जो ये है ब्रेस, इसको आप एक फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अब ये रहा आपका फोल्ड वाला ब्रेस को आप फोल्ड कर दीजिए। अब जो है आप इसको
ऐसे कर दीजिए, पकड़िए पीछे से, आप पीछे खड़ा हो जाइए, ठीक है। और ये जो है आईब्रोज के ऊपर, इसका जो मार्जिन है वो आईब्रो के ऊपर रहेगा, ठीक है। और करने के बाद आप इसको पीछे ले जाइए, पीछे में इसको एक नॉट डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से घुमाइए और आगे ले जाइए। अब जो फाइनल नॉट है वो यहाँ पर डाल दीजिए। और उसके ये जो टिप है, एपेक्स है, आप इसको ले आइए। और जो ये दोनों है आप इसको ले करके यहाँ पर इससे ठीक है। ये आपका हो गया हेड बैंडेज, ठीक है। ट्रायंगुलर बैंडेज से आप हेड बैंडेज ऐसे, ठीक है। ये लोग सभी लोग आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, हम बता तो ये हो गया आपका दूसरा यूज ट्रायंगुलर बैंडेज का। और एक है सुमित बाबू, जॉ बैंडेज। जॉ करने के लिए आपको ऐसा इसको लेना है, ठीक है। और आप यहाँ पर रखिए, ये कान मत रखिए, कान के सामने होगा, ये जो है यहाँ पर होगा। और इसको जो है थोड़ा छोटा बड़ा कीजिए, एक जो बड़ा होगा और एक तरफ छोटा होगा, ठीक है। इसको अगर पीछे हम डालेंगे तो ये यहाँ पर दबाव होगा, तो आपको खाना खाने में और सांस लेने में दिक्कत होगा, तो इसलिए थोड़ा आगे रखिए। तो अब इसको क्या है, आप इसको दबा दीजिए, ऐसा नॉट नहीं होगा, बस ऐसा ही कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर लीजिए, करके जो है ये फिर कान के ऊपर होगा, ठीक है। और कान के ऊपर होकर के हम इसको यहाँ पर फोटो देखते ये आपका हो गया जॉ बैंडेज। जॉ को सपोर्ट देने के लिए आपको ऐसे ही बैंडेज करना होगा, ये ऐसे दीजिए, ठीक है। इसलिए आपको एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा करना पड़ता है, यही चीज याद रखिए। ये एंगल है, इसको डालिए इसी कंधे पर, नॉर्मल कंधा जो है, हेल्दी कंधा वहाँ पर डालिए। और ये जो एंगल है इसको यहाँ पर लीजिए। अब ये जो साइड है आप इसको लीजिए, ले करके यहाँ पर ये क्या है, ये थोड़ा नीचे रहेगा, मतलब ये बिल्कुल 90 डिग्री में नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा, इसलिए आप इसको थोड़ा खींच करके रखिए। और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर नॉट डाल दीजिए। छोड़ने से भी इतना रहता है, वो नीचे नहीं चला जाए, आप इतना देखिए और थोड़ा टाइट बस हो गया।
दिया और यहाँ जो है आप किसी चीज से इसको मान लीजिए सेफ्टी पिन जो है, एक सेफ्टी पिन यहाँ पर लगा दिया। अब ये रहेगा आपका, ये हो गया आपका, आप आराम से इसको लेकर के ऐसे घूम सकते हैं, अस्पताल तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका स्लिंग स्लिंग। सपोर्ट।